कुंडली का संयोजन। किसी भी का संयोजन करते हैं तो दो प्रकार का संयोजन हो सकता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन किसका? कुंडली का। ठीक है, तो 3 कुंडली को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। पहला कुंडली हम लोग का L1 है। ठीक है, दूसरा कुंडली है L2, तीसरा कुंडली है L3। अब इसमें ये है L1, ये है L2 और ये क्या है? L3 है। इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं कितना? I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को कितना धारा प्राप्त होगा? I ही धारा प्राप्त होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं, देखो पहले इधर श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? धारा इसमें पहले जाएगा पूरा पूरा, यहाँ से निकल के यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से निकल के फिर यहाँ। ठीक है, मतलब पूरा तीनों में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें क्या होगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, कुंडलियों के में तो बद्ध, मान लो कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है? I1 होता है, इसमें होता है I2 और इसमें कितना होता है? I3। ठीक है, तो टोटल तीनों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो तीनों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तीनों का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो एप्सिलॉन जो होगा वो तीनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के योग के बराबर होगा 3। ठीक है, अब प्रेरण विद्युत चुंबकीय यदि संयोजन का स्वप्रेरकत्व LS है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व अगर LS है तो उसमें उत्पन्न सेकेंड परिभाषा से क्या होता है? प्रेरकत्व का सेकेंड परिभाषा क्या है? एप्सिलॉन इक्वल टू LS DI/dt होता है। ठीक है, दूसरा तो ये होता है एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, अब देखो इसी के लिए हम एप्सिलॉन 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? L1। ये तो LS जो है वो पूरा तीनों में क्या है? स्वप्रेरकत्व है। इसका जो प्रेरकत्व होता है उसको क्या मान लेते हैं? L1 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें धारा तो I1 ही प्रवाहित हो रहा है और DT ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एप्सिलॉन 2 के लिए L2 DI/dt होगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 3 के लिए हो जाएगा L3 DI/dt हो जाएगा। ठीक, अब इन चारों मानों को हम लोग किस में रख सकते हैं? समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 और इन तीनों मानों को उसमें रख दो। ठीक है, तो पहला मान क्या है हम लोग को? LS इक्वल टू DI/dt है, इक्वल टू क्या होता है? L1 DI/dt है, यहाँ पर इक्वल टू है, फिर प्लस है L2 इक्वल टू DI/dt है, प्लस L3 इक्वल टू DI/dt होता है। तीनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? DI/dt कॉमन निकलेगा तीनों से। अच्छा, यहाँ तो LS रहेगा ही, इक्वल टू यहाँ से कॉमन निकालो DI/dt। अंदर में क्या बचेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, कटेगा, उसको कटाओ, क्या कटेगा? दोनों तरफ से कैंसिल, तो क्या बचा? LS इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजन 3 कुंडली के लिए।
सूत्र होता है, ठीक है। अगर ये 3 से अधिक है तब भी क्या होगा, प्लस प्लस चलता जाएगा। मान लो कि n कुंडली दिया हुआ है हम लोग को, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन करते करते कहाँ चला जाएगा, Ln तक जाएगा। तो जितना कुंडली रहेगा सबको हम लोग जोड़ के बनाएंगे। श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व संपूर्ण प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे अगर परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगा, श्रेणी क्रम में जो अगर हम लोग कुंडली का संयोजन करते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, तीनों के तुल्य, सबके योग के बराबर होता है। जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वो Ls क्या है यहाँ पर, इसका स्वप्रेरकत्व है, ठीक है, स्वप्रेरकत्व है, ठीक है। तो सबके स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होता है, ठीक। दूसरा देखो समांतर क्रम। पहले चित्र बना लेते हैं। 3 कुंडली को हम लोग किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो पहला कुंडली हो गया ये, दूसरा कुंडली हो गया, और ये तीसरा कुंडली। समांतर क्रम मतलब क्या होता है, तीनों का पहले वाले सिरे को एक बिंदु पर और तीनों के दूसरे वाले सिरे को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम ये मान लो क्या क्या है, पहला कुंडली L1, इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व L2 है, इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L3 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पर I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। ये I धारा कहाँ जा रहा है, यहाँ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ये 3 बिंदुओं में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कुछ भाग सीधा जाएगा, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। मतलब मान लो कि यहाँ पर I1 धारा आता है, यहाँ पर I2 धारा आता है, और नीचे में कितना आता है, I3 धारा आता है, ठीक है। तो टोटल जो I है वो कितने भागों में बटा है, I1, I2 और I3, मतलब ये तीनों का योग किसके बराबर है, I के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी से सूत्र हम लोग को बनेगा, I जो होगा कुल विद्युत धारा जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग इसी को इस रूप में भी लिख सकता हूँ, सबको मैं अवकलन के रूप में लिख सकता हूँ ना, DI बटे DT इक्वल टू DI1 बटे DT प्लस DI2 बटे DT प्लस DI3 बटे DT, इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसी को हम लोग चेंज किए हैं, सबके साथ किए हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसलिए सभी में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, एक समान होगा। चूंकि तीनों कुंडली या समांतर क्रम में जुड़ी है, अतः तीनों में विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होगा, ठीक। तीनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, समान है, मतलब एप्सिलॉन है तीनों का, ठीक। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू सेकेंड जो परिभाषा होता है उससे क्या होता है हम लोग का, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L1 DI1 बटे DT, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L2 DI बटे I2 बटे DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L3 DI बटे DI3 बटे DT। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, इसलिए क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ क्या मान है, देखो DI बटे DT का मान है, ठीक है, DI बटे DT का मान है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, DI बटे DT का मान निकालना पड़ेगा। तो L को क्या कर दोगे, तीनों के तीनों में पक्षांतर कर दोगे, ठीक है, माइनस और L दोनों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन बटे क्या हो जाएगा, L1 प्राप्त होगा, और इधर क्या प्राप्त होगा हम लोग को, DI बटे DI1 बटे DT प्राप्त होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एप्सिलॉन को ये एक ठो प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे L2 इक्वल टू DI2 बटे DT प्राप्त हो जाएगा। तीसरा में क्या प्राप्त हो जाएगा,
माइनस एप्सिलॉन बटे L3 प्राप्त होगा, DI बटे I3 बटे DT प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास DI और इसके तीनों के लिए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग तुल्य प्रेरकत्व L है मान लो तीनों का, तो इसके लिए भी हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं। तीनों का संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व L है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व L है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू L माइनस L DI बटे DT हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हम लोग का, DI बटे DT इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन बटे L आ जाएगा। ठीक, अब चारों के चारों मान को समीकरण किस में रखेंगे, एक में रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बटे L इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन बटे L1 प्लस माइनस एप्सिलॉन बटे L2 प्लस माइनस एप्सिलॉन बटे L3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों से क्या कॉमन आ जाएगा, पीछे वाले से प्लस वाले से माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस एप्सिलॉन, यहाँ क्या बचेगा 1/L1, यहाँ पर 1/L2, यहाँ क्या बचेगा 1/L3, इतना बचा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कटेगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 बचा है। ये समीकरण 2 और ये क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजन के लिए सूत्र है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ी स्वप्रेरकत्व कुंडलियों के तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।